गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 10। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हम एक प्रोग्राम को यहाँ पे जल्दी लॉन्च करेंगे, बिल्कुल मुफ्त होगा। वो लाइव क्लास रहेगा हमारा और वो उसको जो है ना 7 दिनों के लिए चलाएंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना, तो वो लोग वहाँ पे निःशुल्क जो है वहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बस महज आपको एक प्रयास करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा और ये बताना होगा हमें कि आप लोग सीरियस है इस प्रोग्राम के लिए, तब हम उस प्रोग्राम को जल्दी जो है लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी याचिका पर कहा कि उपवर्गीकरण और मलाईदार तबके पर जो है ना फैसला कौन लेगा, तो विधायिका और कार्यपालिका लेंगे। चलिए ठीक है, आपको बता देते हैं स्टोरी क्या होता है। हम लोग ओबीसी, आपने ओबीसी कम्युनिटी को देखा होगा आपने, उसमें होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, होता है ना। जब भी ओबीसी कम्युनिटी होते हैं उनको क्रीमी लेयर या एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना होता है। क्यों बनाना होता है? क्योंकि उनको नौकरी में और एजुकेशन में आरक्षण का लाभ मिलता है। क्लियर है? तो जो क्रीमी लेयर होते हैं ना, उनको आरक्षण में लाभ नहीं मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, जिनका परिवार का सालाना आय 8 लाख से कम हो, ठीक है, 8 लाख से क्या हो, कम हो, उनको जो है आरक्षण में लाभ मिलता है और ये सर्टिफिकेट उनको बनाना होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। यही प्रोविजन को अब जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मतलब जो अनुसूचित जाति है और जो शेड्यूल ट्राइब है, जो जनजाति है, उनमें ये आरक्षण का मतलब ये जो व्यवस्था है ना ओबीसी वाला का व्यवस्था यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसके पीछे कारण समझिए। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके पीछे क्या वजह है, आप बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है और इसका क्या आधार है। हमारे आजाद हुए 75 साल हो गया है, ठीक है। तो बहुत से जो कम्युनिटी है एससी एसटी में, उनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, ठीक है। और वो लोग इतने काबिल हो चुके हैं ना कि खुद से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करने में सक्षम हो गया। लेकिन एसटी और एससी कम्युनिटी के अंदर में ऐसे जो है ना अभी भी लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिनको आरक्षण की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वर्गों को आप चिन्हित करें कि जिनको आरक्षण का बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको आरक्षण का लाभ दें, उनको नहीं जिनको लाभ मिल चुका है, जो सक्षम हो गए हैं, जो कंपटीशन करने के लायक हो गए ना, उनको इनसे दायरे में बाहर रखा जाए। इसी पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला विधायिका और कार्यपालिका को करना है। और हाँ, यूपीएससी में क्वेश्चन इस पर पूछने वाला है कि आप हमें ये बताएं, संविधान ने ये पावर दिया है राज्य को, कार्यपालिका और विधायिका को, कि वो इस तरह का जो सक्षम निर्णय ले सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी कम्युनिटी, एससी एसटी के बारे में पूछेगा। और आपको बता दें यहाँ पे जो एससी आयोग होता है, जनजातीय आयोग होता है और अनुसूचित जाति आयोग होता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओबीसी भी आयोग जो बना हुआ ना, अदर बैकवर्ड कास्ट जो आयोग है, कमीशन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। अभी हाल ही में तो एग्जाम में हुआ था, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछ दिया, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछ दिया, ठीक है, 101 पूछ दिया है, 106 भी पूछेगा। अभी 106 पता है ना, महिलाओं को आरक्षण है 1/3 लोकसभा और विधानसभा में, याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे तिरुपति मंदिर। आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने भी गए होंगे, ठीक है। तो तिरुपति मंदिर में ना अभी भगदड़ मच गया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना श्रद्धालुगण गए और भीड़ व्यवस्था हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बच गया। तो 6 लोग यहाँ पे मृत्यु हो गया है और कुछ लोग घायल हो गए। हमारे जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे जो भी पीड़ित परिवार है उनसे मिलने गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने गए हैं और उनको आश्वासन दिया है कि ये भी घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार है ना, उनको कड़े से कड़े जो है ना कानून के तहत सजा दिलाया जाएगा। और जो भी यहाँ पे जिनके मृतक परिवार है उनको 25 लाख रुपया, और जो यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हुए उनको 12 लाख रुपया यहाँ पे अनुग्रह राशि दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया। क्वेश्चन जो पूछेगा ना आपसे, ये पूछता है कि तिरुपति मंदिर जो है किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में, आप इसको याद रखिएगा। और एक पहाड़ी है तिरुमला पहाड़ी, ऐसे पूछता है, तिरुमला पहाड़ी ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका लिख के ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, एक तरफ राज्य दे देता है, दूसरी तरफ पहाड़ी दे देता है और मैच करने के लिए पूछता है। हम लोग आगे देखेंगे इसको।
तिरुपति मंदिर जो है ना एक कारण से और न्यूज में आता है कि वहाँ पर जो प्रसादम जो बढ़ता है ना, प्रसाद जो बढ़ता है ना, वहाँ पर जो है पशु के चर्बी या घी का प्रयोग होता है। इस तरह का कारण से जो है ना तिरुपति जो है न्यूज में आ गया था। और आपको बता दें तिरुपति का जो प्रसाद है ना वो GI टैग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। इस मैप को हमने इसलिए लिया ना क्योंकि आज अफगानिस्तान के बारे में जो यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट रूल कर रही है ना, उसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये आप देख रहे हैं ना गोल्डन क्रिसेंट और ये गोल्डन ट्रायंगल और ये प्यारा सा भारत अपने यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सा कंट्री आता है? पाकिस्तान आता है, न्यूज में आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिया है। अफगानिस्तान भी न्यूज में आया हुआ है इसलिए लिए हैं, और ईरान भी न्यूज में चल ही रहा है आपको। गोल्डन ट्रायंगल में देख लीजिए वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है और बर्मा है। क्यों ये फेमस है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल? हीरोइन के लिए फेमस है, अफीम के लिए फेमस है, नशीले पदार्थ के लिए फेमस है गोल्डन क्रिसेंट। यूपीएससी में बहुत बार पूछा है इसको, यूपीपीसीएस में पूछ लिया है इसको क्वेश्चन को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना कि देखिए अपना बीच में भारत पड़ जाता है, भारत यहाँ पे आ जाता है ना, तो नशीली पदार्थ जो है ना भारत में भी तस्करी होता है, क्लियर है। म्यांमार के रास्ते और पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर, और यहाँ पे पंजाब के रास्ते यहाँ पे क्या होता है, नशीले पदार्थों का यहाँ पे तस्करी होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी गणतंत्र दिवस जो है ना समारोह होगा 26 जनवरी को, ठीक। आपको बड़ा फैक्ट बता दें, जो 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज होगा ना वहाँ पे दिल्ली में, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय करती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक, पहला हो गया। दूसरा है कि वहाँ पे विशेष अतिथियों को बुलाया जा रहा है, जो लोग देश में अच्छे अच्छे योगदान दिए हैं, जैसे गांव के सरपंच, जो पैरा ओलंपिक जो दल जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं ना, उनके गांव के जो सरपंच को यहाँ पे बुलाया गया है। वहाँ पे जो हथकरघा जो कारीगर है उनको बुलाया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है ना देश के छवि बढ़ाने में, देश को सशक्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण से इनको यहाँ पे क्या किया गया है, बुलाया गया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे एक चीज और, इस बार का जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, प्रोग्राम होगा ना, इस बार मुख्य अतिथि पता कौन है? इंडोनेशिया के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी, ठीक है, आप इनको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करें तो अभी जो है ना कैग को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है, ये किसी राज्य का जो है यहाँ पे दिल्ली का मामला था, लेकिन कैग को लेकर बहुत प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कैग क्या होता है? इसको CAG बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। हमारी संविधान को जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आर्टिकल 148 पढ़िएगा, कैग के बारे में लिखा गया है। जेपीएससी का मेंस में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा था, कैग की भूमिका के बारे में, इसके कार्य के बारे में, इसका क्रिटिसाइज किया गया था, और इसकी भूमिका और इसका इंपॉर्टेंस देश में क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीटी में भी बहुत पूछता है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक तरफ आर्टिकल दे देगा और दूसरी तरफ क्या दे देगा, ये संस्था का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। 280 लिख देगा वित्त आयोग, फिर 148 लिख देगा, फिर 176 लिख देगा ऑडिटर जनरल, मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। कैग जो है ना अपना रिपोर्ट पता है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। केंद्र की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को देता है, राज्य में अगर हम लोग बात करें तो ये देता है राज्यपाल को। फिर राज्यपाल क्या करते हैं या राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और यहाँ पे विधानसभा में रखवाएंगे और उस पर चर्चा होता है। और एक कमेटी है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं और इस रिपोर्ट की जांच करता है। किसका? कैग का रिपोर्ट का। आप इसको याद रखिएगा। जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, कोयले का आवंटन को लेकर यहाँ पे मामला देखा गया था, भ्रष्टाचार, सब उजागर हमारा कैग नहीं किया था, याद रखेंगे आप। इसका काम क्या होता है कैग का? एक तो केंद्र का जो बजट है उसका ऑडिट करना, मतलब बजट नहीं, मतलब जो खर्च होता है उसका ऑडिट करना, जितने भी PSU है पब्लिक सेक्टर यूनिट उसका ऑडिट करता है, केंद्र का ऑडिट करता है, राज्य का ऑडिट करता है, ठीक है, सारी चीज को आप ध्यान रखेंगे। यूटी का ऑडिट करता है, यूनियन टेरिटरी का ऑडिट करता है। ये कोटेशन है, हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई ताबीज होता है। जिनके पास हिम्मत होता है, जिनके पास दृढ़ता होता है ना, उनके पास एक ताबीज होता है जादुई, जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती है। अगर आप हिम्मत वाले हैं, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तो आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी मुश्किलें आएंगे ना, वो लुप्त हो जाएंगे, आप उसके सामना करने के लिए सक्षम हो पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये आर्टिकल जो है ना भगदड़, हाँ, ये जो आर्टिकल है ये मेंस में आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है, एथिक्स पेपर में पूछ लेगा या GS पेपर में पूछ लेगा, ठीक है, कि अभी जो तिरुपति में जो हादसा हुआ है इसमें 6 लोग मर गए हैं, ठीक है, बहुत लोग घायल हो गए हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? ऐसा तो नहीं है कि आयोजन अचानक से हो गया, वहां पे श्रद्धालुगण तो जाते ही है, बहुत भीड़ रहबे करेगा, तो फिर वहां पे मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया?
आखिर ये घटना हुआ कैसे। तो कुल मिलाकर जब यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये चीज आपको प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब कोई विशेष जो अतिथिगण आते हैं, स्पेशल गेस्ट आते हैं, तो उनके आने के लिए, उनके जाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होता है। लेकिन जो श्रद्धालुगण होते हैं, जो आम जो होते हैं, उनके लिए आपात स्थिति से निपटने के समय या आपात स्थितियों को सामना करने के लिए वैकल्पिक मार्ग या वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो जब क्रिटिसाइज करने की बात आएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो कुप्रबंधन देखने को मिला, कुप्रबंधन से क्या समझते हैं, और हाल में किस प्रकार के जो है उदाहरण के रूप में आप समझा कि कुप्रबंधन किसको कहते हैं, तो आप यहाँ पे इसी तरह के घटना के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। यहाँ पे ये एडिटोरियल पेज का आर्टिकल, यहाँ पे जो है ना मध्यम आय, जो मिडिल इनकम जो कंट्री है, जो लो इनकम कंट्री है, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें अपना भारत भी आ जाता है। तो भारत का एक विशेष प्रॉब्लम है और मध्यम आय वाले या लो इनकम वाले जो कंट्री है उनका अलग प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम दोनों में कॉमन ही है, लेकिन जब क्वेश्चन किस तरह पूछता है, मान ली पूछेगा कि भारत के संदर्भ में जो है क्या चैलेंजेस है, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ और चैलेंजेस दिखाना है। लेकिन जो मध्यम आय वाले जो कंट्री हैं या लो इनकम वाले कंट्री है, उनके सामने जो है वैश्विक तौर पे क्या चुनौती है, उसके बारे में अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पीटी के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है, इसको बोलते हैं विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, बोलेगा कि विश्व विकास रिपोर्ट जो है ना कौन जारी करता है। 3 संस्था का नाम याद रखिएगा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला, वर्ल्ड बैंक वाला और IMF वाला। ये तीनों जितने भी रिपोर्ट निकालते हैं ना, उसको देख के रखिएगा, यही तीनों से क्वेश्चन अधिकतर देखने को एग्जाम में मिलता है। जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप WEF निकालता है, यूपीपीसीएस में पूछ लिया इस बार। वर्ल्ड बैंक जो विश्व विकास रिपोर्ट है, इसको बीपीएससी में पूछ लिया। फिर आप यूपीएससी में देखिएगा तो तीनों संस्था के द्वारा जितने भी रिपोर्ट निकाले गए ना, उसको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें ना, वर्ल्ड बैंक जो है ना 1987 में जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको 4 वर्गों में बांटता है। तो वर्ग भी याद रखिएगा, एक होता है उच्च आय वाला, उच्च मध्यम आय वाला, निम्न मध्यम आय वाला और लो इनकम वाले कंट्री, 4 हो गया। अब बात करते हैं कि लो इनकम जो कंट्री है ना या मिडिल इनकम जो कंट्री है, उनके सामने क्या चैलेंजेस है। तो कुछ ने आराम से छोटा सा फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिखा देना है कि जियो पॉलिटिक्स जो अस्थिरता देखने को मिल रहा है, विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निवेश में गिरावट, ठीक है, निवेश में गिरावट, संरक्षणवाद। फिर यहाँ पे बात करेंगे ये तमाम जो है चैलेंजेस किसके सामने है, ऋण का भार जो है ना, लोन का जो यहाँ पे सीमा ना बढ़ते जाता है, संरक्षणवाद, भू राजनीतिक स्थिति, विदेशी व्यापार, निवेश में गिरावट, ये सब जो ना लो इनकम कंट्री का प्रॉब्लम है। और हम लोग बात करें तो इनके सामने जो ये चैलेंजेस है, निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। यहाँ पे अत्याधुनिक जो तकनीक है ना, उसको यहाँ पे बढ़ावा देना होगा, उसको अपनाना होगा, टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर प्रमोट करना होगा, साथ ही इनोवेशन पे काम करना होगा। तब जाके जो है ना, जो ये कंट्री वाले जो ग्रुप के कंट्री वाले ना, वो लोग इस समस्याओं से उबर पाएंगे। अब आते हैं भारत के संदर्भ में बात करते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में क्या चैलेंजेस हैं, तो भारत के संदर्भ में आप बात कीजिएगा पॉवर्टी के बारे में, फिर यहाँ पे बात कीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, बहुत असमानता, इनइक्वालिटी के बारे में, फिर यहाँ पे महिलाओं का जो स्थिति है उसके बारे में बात कीजिएगा, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक जो संरचना का अभाव है उसके बारे में आप बात कीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे बढ़ता पॉपुलेशन, ये भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समस्या है, चैलेंजेस है। ऊर्जा संकट, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर जलवायु संकट, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो भारत के संदर्भ में इन तमाम प्रॉब्लम का बारे में आप जिक्र करेंगे। तो सरकार ने इसके निपटने के लिए क्या कदम उठाए या क्या कदम किए जा रहे हैं कि भारत जो है ना लो इनकम से, जो लो इनकम जो कंट्री है ना, उससे बाहर निकल के भारत एक विकसित देश बने। तो भारत सरकार जो है ना इनोवेशन पे काम कर रही है, भारत सरकार स्किल और इंडिया पे काम कर रही है, मेक इन इंडिया पे जैसी योजना को चला रखी है भारत सरकार ने। फिर यहाँ पे तकनीक को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जनानकी लाभांश की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत की तरफ से जो है ना इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको मेंस में ऐसा ही लिखना है, क्लियर है। डिकार्बोनाइजेशन एक टर्म देखने को मिल रहा है, ये यूपीएससी में इस बार आने की संभावना मुझे पूरा लग रहा है कि डिकार्बोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो वैसे तकनीक या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जो कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है हमारे और वैश्विक परिस्थितियों में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोटेशन है कि भविष्य जो है ना युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास करता है। ये बात क्यों कहा इन्होंने,
तो अभी जो है ना उड़ीसा में पहला फैक्ट याद रखिएगा, पीटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। उड़ीसा में जो है ना इस बार क्या मनाया जा रहा है, उड़ीसा में जो है ना क्या मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में इस बार प्रवासी दिवस, जो भारतीय प्रवासी दिवस है ना 2025 का, वहीं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भुवनेश्वर में। ये फैक्ट है, अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस बार का थीम पता है क्या है, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। ये थीम भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल साउथ के बारे में। क्यों बात करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में ग्लोबल साउथ के बारे में दिखा गया है, क्योंकि भारत जो है ना ग्लोबल साउथ का एक स्पीकर के रूप में काम कर रहा है, उनकी आवाज के रूप में काम कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ के बारे में क्वेश्चन इस बार यूपीपीसीएस में पूछ लिया स्टेटमेंट बना के कि आप इसे क्या समझते हैं। तो ग्लोबल साउथ का मतलब जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी तक डेवलप नहीं किए हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका वाले जो कंट्री है उसको ग्लोबल साउथ के रूप में यहाँ पे बात किया गया। तीसरा जो ग्लोबल साउथ जो वॉइस सम्मेलन हुआ ना, उसका भारत मेजबानी किया है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ लिया इस बार, ठीक है। फिर G20 के बारे में पूछ लिया है, जेपीएससी एग्जाम में जो हुआ था, पीसीएस हुआ था, उसमें पूछ लिया कि G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कब बना था, इसका जीडीपी में कितना योगदान होता है, इसी तरह के स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपसे ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि वैश्विक चुनौतियां क्या है, क्योंकि मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैश्विक चुनौतियां जो वर्तमान में भारत जो सामना कर रहा है उसको आप रेखांकित करें, कौन कौन सी समस्या है। तो आपको पता है ना, यहाँ पे जो रसिया यूक्रेन का वार है उससे जो है ना जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या बात करेंगे यहाँ पे, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उससे भी जो ग्लोबल जो कम्युनिटी को यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। फिर हिंसा, अस्थिरता, जिससे तमाम जो है ना लक्षण देखने को मिल रहा है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं इस साल जो है ना 2025 का जो वर्ष है ना, इसको सुधार का वर्ष जो है अनाउंस किया गया। 2025 को सुधार का वर्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो सेना है ना उनको सशक्त करने के लिए, उनको अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए, और जो भविष्य में जो चुनौती है, जो बजट में जो चुनौती है उससे निपटने के लिए जो है ना सरकार भरसक प्रयास कर रही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे, भारत का पासपोर्ट को लेकर जो है ना एक हेल ने जो है ना रिपोर्ट निकालती है। देखिए हेल ने पासपोर्ट रिपोर्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी वर्तमान में 2025 में भारत का रैंकिंग कितना, 85। ये फैक्ट को याद रखिएगा, कौन निकाला है, हेल ने पासपोर्ट। टॉप पे कौन है, सिंगापुर, और सेकंड पे कौन है, जापान। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो अभी प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 10,000 भारतीय नागरिकों का जीनोम जो सीक्वेंस होता है ना, जीनोम सीक्वेंस डाटा जारी किया है। आपको बता दें जीनोम जो सीक्वेंस होता है ना, क्या होता है, जो जीन होता है हमारा, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में डेटा को इकट्ठा किया जाता है, और वो डेटा से जो है ना हम लोग आने वाले जो चुनौती हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चैलेंजेस है उससे निपटने में, ठीक है, हमें काफ़ी जो है यहाँ पे हेल्प मिलेगा। जैसे भी आप देख रहे हैं, अभी एक नया वायरस जो एक्टिव होने को देखने को मिल रहा है न्यूज़ में, जैसे इसको बोल रहे हैं आई थिंक PHMV का एक वायरस है ना जो अभी एक्टिव हुआ था, तो उससे निपटने में भी, कैंसर से निपटने में भी, ठीक है, जो भी लाइलाज जो बीमारी है जिसका अभी तक निजात नहीं मिल पाया है, तो उसके शोध करने में हमारा जो सीक्वेंस जो डाटा है ना काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करें, ये कोल माइंस है भारत में, ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद पहाड़ी वाला याद रखिएगा, यहाँ पर नीलगिरी जो है ना, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो मिलने वाला जो जगह है ना वो नीलगिरी में ही मिलता है। डोडा बेटा याद रखिएगा, और अनाईमुड्डी और कार्डेमम सीक्वेंस पूछ लेता है। उसके बाद पोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, अभी जो है चेन्नई पोर्ट के बारे में पूछ लिया था, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीरीज को लेकर, जैसे कि ये क्या है, काराकोरम सीरीज, उसके बाद ये है लद्दाख सीरीज, ये है जास्कर, ये है फिर पंजाब, नॉर्थ से साउथ अरेंज पूछता है, ध्यान रखेंगे आप। फिर यहाँ पे केटू याद रखिएगा, और यहाँ पे नागा पर्वत याद रखिएगा, यहाँ पे नंदा देवी, और यहाँ पे मिहिर हिल्स, गारो खासी जयंतिया याद रखिएगा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ पे अरावली का, और यहाँ पे सतमाला पहाड़ी का। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, और म्यांमार के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है, इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर जो जिस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात किए कि 7 दिन का हम लोग लाइव जुड़ेंगे रात में, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और डिमांड कीजिएगा, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।